मायरा चाहकर भी अमन से दूरी खत्म नहीं कर पा रही थी। वे कहने को तो पति पत्नी थे, मगर अपने घर में भी अजनबियों की तरह रहने को मजबूर थे। आखिर क्यों? तुम चुपचाप अपनी तरफ सोना, खबरदार जो सीमा लांघने की कोशिश की। मायरा ने अमन और अपने बीच एक तकिया रख दिया और पलट गई। वह अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी। उसे अपनी ऑफिस वाली दोस्त पूजा की बातें याद आने लगी। पूजा के अनुसार मर्द अगर छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने या प्यार जताने के लिए आगे न बढ़े तो सचेत हो जाना चाहिए कि उसके जीवन में कोई और है, और किसी भी क्षण इस शादी के टूटने के लिए उसे मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसकी उटपटांग बातों ने दिमाग को और प्रदूषित कर दिया। बस यहीं से मायरा के मन में शक का बीज पड़ गया और वह अमन की मोबाइल और मेल पर नजर रखने लगी। नतीजा सामने था। फोन में अमन व रोमा की तस्वीर साथ देखकर सवाल करने लगी तो झगड़ा और बढ़ गया। अमन भी देर रात तक करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे पता था कि उसके परिवार का रहन सहन मायरा के लायक नहीं। उसकी माँ की सख्ती भी कुछ ज्यादा ही है। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की बेवजह की जिल्लत क्यों सहेगी? तभी तो वह मायरा के साथ अलग रहने के लिए भी तैयार हो गया। वह इस बात पर कितनी खुश हो गई थी कि रोमा के साथ की इस तस्वीर ने बीच में आकर बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि रोमा अमन के स्कूल के समय की दोस्त है। दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा तो कुछ भी नहीं, फिर भी उसकी बात पर झगड़ कर मायरा ने आज फिर से मुंह फेर लिया। बारिश की एक दोपहर में ऑफिस से निकलती हुई वह रास्ते में मिल गई। तभी पता लगा कि रोमा के पिता बीमार हैं और वह अकेली ही उनकी देखभाल कर रही है। खुद ही अपनी परेशानियों में घिरी है, जिसके बारे में अमन कुछ जानता भी नहीं था। पुराने दोस्तों के मिलने की खुशी अलग ही होती है। उसने याद के लिए एक सेल्फी ले ली थी। अब वही तस्वीर झगड़े की वजह बन चुकी थी। अपने पक्ष में जितनी दलीलें दे रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। अपनी परेशान दोस्त को छोड़ भी नहीं पा रहा था। उसका जीवन चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ था। दफ्तर से घर लौटता तो माँ के ताने सुनने पड़ते। जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले, बहन की शादी की तुझे क्या चिंता, जन्म मैंने दिया तो जिम्मेदारियाँ भी मेरी ही हैं। मैं भी फिक्र करता हूँ माँ, आप ऐसा न सोचे। उन्हें दिलासे देकर जब मायरा तक पहुँचता तो उसकी शिकायतों का पिटारा खुल जाता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जिंदगी में तारतम्य बैठाए तो कैसे कि सभी खुश रहे। जानता था कि शादी व प्यार मान मनोहर से ही चलता है। पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं, पर प्यार जताने के लिए भी माहौल चाहिए। अपने मन को मिनटों में कैसे बदले? जिंदगी है सिनेमा तो नहीं जो स्विच ऑन ऑफ करते ही दृश्य बदल दे। मन महसूस कर मायरा को देखना चाहा तो तकिया बीच में आ गया। जिंदगी बड़ी ही निराश सी गुजर रही थी। क्या सोचा था और क्या पाया? इधर मायरा का तकिया भी आंसुओं से भीग चुका था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अमन ने उससे शादी ही क्यों की? अगर किसी और से प्यार करता था, फालतू में उसकी जिंदगी खराब की। उसके ऑफिस की सहेलियां अक्सर अपने पति की बातें करती नहीं थकती हैं। वीकेंड्स पर पति के साथ शॉपिंग करती हैं, बाहर खाना खाती हैं और उसकी हिस्से में बस यही लिखा है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा। एक इस बात पर मायरा का मन बुरी तरह चिढ़ गया। उसकी जिंदगी ऑफिस और रसोई के बीच जाया हो रही थी। उसका भी दिल करता कि अमन कभी तो कोई सरप्राइज दे। शुक्रवार को सीधे उसके ऑफिस आए और कम से कम एक शाम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे। शादी को 1 साल होने को आया, पर मजाल कि अमन ने ऐसा कुछ किया या कभी कहा भी हो। दोनों कभी करीब आए भी तो मायरा की इच्छा जाहिर करने के बाद अब हर बार जिद कर अपनी बात क्यों मनवानी? अमन की ओर से कभी तो कोई इशारा हो जो ये दिखाए कि वह भी उसके प्यार में है। दिखने में तो वह इतनी खराब तो नहीं कि उसे छूने का जी ही न करे, फिर भी अमन भूले से भी कभी पहल नहीं करता। वह कोई 16 साल की कमसिन कुंवारी तो है नहीं कि सहमी से कुचाई सी रहे। जरूरतें उसकी भी हैं, मन उसका भी मचलता है। अब इसके लिए भीख तो नहीं मान सकती। अगर वह उसके साथ ठीक रहता तो शक न करती, पर इन परिस्थितियों में वह क्या कोई भी लड़की व्याकुल हो सकती है? आखिर वजह क्या है उसके प्रति इस उदासीनता की? यही सब सोचकर उसके आंसू थमते न थे। कहाँ उसकी सहेलियों की रोमानी जिंदगी और कहाँ उसकी यह रोमांस के बिना सूनी सड़कों सी रेंगती रेगिस्तानी जिंदगी। कुछ भी हो जाए अब और न सहेगी। उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो गुस्से में आकर फिर से तकिया रख दिया। दरअसल मायरा बेहद संवेदनशील थी। उसकी शादी के लिए एक से एक रिश्ते आए थे, पर उसे हर जगह कोई न कोई कमी दिख जाती। किसी की लंबाई कम तो किसी का पद छोटा। सच्चाई तो ये थी कि वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षा कोई गलत बात तो नहीं, पर कभी भी यह निराशाजनक स्थितियां पैदा कर देती है जहां दूर दूर तक आशा की कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। इन दुख के क्षणों में उसे अपनी बड़ी बहन का ध्यान आया। क्यों न वह कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाए। सुबह होते ही अपना फैसला सुना दिया। मैं सारी उम्र चार दीवारी में कैद पक्षी की तरह नहीं जी सकती। बस अपना सोच रही हो, अपनी सुरक्षा पहले कर लूं। यहाँ पागल होने से अच्छा है दीदी के पास चली जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। दरअसल मम्मी के मन में वहम है कि हम दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो बहन की शादी की बात दरकिनार हो जाएगी। बेटी से इतना नेह कि बेटे की खुशी देखी नहीं जा रही, फिर तो तुम्हें बहन की शादी कराकर ही अपनी शादी करनी चाहिए थी।
हाँ कोशिश की थी, मगर ढंग का रिश्ता भी तो मिलना चाहिए। हाँ तो ढूंढो ना, जब सारी जिम्मेदारियाँ निभा लोगी तब मुझे लेने आना। मायरा ने भी मन खोल कर रख दिया। वह किसी हाल में झुकने को तैयार न थी। ऑफिस व घर के काम का बोझ तो सह भी लेती अगर अमन के स्नेह का मरहम लगता। अमन किन कर्तव्य विमूढ़ था। शायद वह अपने ही परिवार के व्यवहार से दुखी था। माँ और बहन पहले ही उसे नहीं समझ रहे थे और अब मायरा भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने बहुत हाथ पांव जोड़े पर वह रुकने के लिए कतई राजी न हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वह अपने परिवार का इकलौता लड़का था। शादी के लिए छोटी बहन कुंवारी थी। माताजी की इच्छा थी कि पहले बेटी के हाथ पीले कर दे, फिर बेटे की शादी हो। लड़के के लिए अच्छे परिवार का रिश्ता आया तो मना नहीं कर पाई। बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न करने के बाद ही बहू घर लाना चाहती थी। उनके मन में एक ही डर व्याप्त था कि बहू उनके बेटे को अपने रंग में रंग न ले, इसलिए वे शादी टालना चाहती थी। मगर सगाई के कुछ ही दिनों बाद जब लड़की वाले शादी के लिए जोर देने लगे तो उन्होंने बड़े ही बेमन से रजामंदी दे दी। कहीं न कहीं वे बुरी तरह से खार खाए रहती। जब तक बहू की लगाम कसने की फिराक में लगी रहती थी। ऑफिस से घर आते ही एक प्याला चाय पूछने के बजाय खाने की फरमाइशों की झड़ी लगा देती। बेचारी लड़की मरमर के सारे काम निपटाती। आराम करने जब अपने कमरे में आती तो पति के स्नेह स्पर्श तक के लिए तरस जाती। क्या करती, कहाँ जाती। अपनी नाराजगी दिखाने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपना दुख घर वालों को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी चुपचाप अगली ही सुबह बड़ी बहन के घर आ गई। वह उसी शहर के दूसरे कोने में रहती थी। पहले तो अचानक अकेली आए देखकर जीजा जी चौंक गए, पर दीदी ने उसके उतरे चेहरे को देखकर कुछ भी पूछने से मना कर दिया। इधर मायरा के जाने के बाद अमन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। बार बार पिछली घटनाओं को जोड़कर देखने पर भी उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब मजबूर होकर उसने जीजाजी के ऑफिस के नंबर पर फोन लगाया। कम उम्र लड़की पर रसोई, ऑफिस के साथ साथ परिवार के मान मर्यादा ढोने का बोझ डाल दिया। तुमने कुछ दिन तो आजाद परिंदों के समान जीते, तब तुम्हें समझ में आता कि मायरा कितनी खुशमिजाज और प्यारी लड़की है। जीजाजी एक मौका दिला दीजिए, मैं मायरा का दिल जीत लूंगा। जो एक साल में न कर पाए वह अब कैसे। मैं उसके ऑफिस के पास शिफ्ट हो जाऊंगा। इस बात के लिए तुम्हारे घर वाले तैयार हो जाएंगे। मैंने उनसे बात कर ली है। अभी तो बहन साथ है तो अलग रह लेंगे, बाद में सबको साथ ही रहना है। तब तक मायरा भी एडजस्ट कर लेगी। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं ऑफिस से पहले घर जाऊंगा और फिर मायरा के पास चला आऊंगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले हफ्ते मायरा के जन्मदिन की पार्टी रखी है। तुम चाहो तो आकर अपनी बात कहने की कोशिश करना, पर मुझसे किसी किस्म की मदद की कोई उम्मीद मत रखना। आखिरी निर्णय मायरा का होगा। हम दोनों पति पत्नी के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। बड़ी मिन्नतों के बाद जीजाजी मान गए। उनकी गिनती शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थी। वे चाहते तो नादिकार कुछ भी कह सकते थे, परंतु उन्होंने न केवल मायरा को सहारा दिया बल्कि उसके ऊपर भी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। अब उसे समझ में आ रहा था कि उन दोनों के घर के वातावरण में कितना फर्क था। आजाद ख्याल मायरा उसके घर के संकीर्ण माहौल में क्यों कुम्हला गई थी। खैर, वह बस इसी बात पर खुश था कि उसे मायरा को मनाने का मौका मिल गया। मायरा अमन को याद कर सुबह से ही उदास थी। माना अमन से गुस्सा होकर आए, पर वह चाहता तो मना भी सकता था। न फोन न कोई मेल, जाने कैसा बेरुख आदमी है। पूजा ने जो कहा शायद वही सच है, तभी तो वह भी हाथ पर हाथ धरे बैठ गया है। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है। जो इंसान एक तकिया तक न लंघ सका, वह अपनी माँ की बात काट कर घर की दहलीज भला क्या लांघेगा। यही सब सोचकर मन उद्वेलित था। इन बातों से बेखबर दीदी उसकी पसंद का खाना बना रही थी। दोनों बहनों की उम्र में बहुत फर्क था। उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे। तभी तो दीदी ने अपने घर में उसे ऐसे रखा था जैसे कोई नन्हा बच्चा भटकता हुआ खेलने पहुँच जाता है, और ममता की मारी गृहलक्ष्मी चॉकलेट व खिलौने देकर उसे प्रसन्न किया करती है। वह खुशी खुशी शाम की पार्टी की तैयारियां कर रही थी। यहाँ हर तरह की आजादी थी, पर फिर भी मन में एक अजीब सा सूनापन था। कैसी हुक सी उठती थी और क्यों, उसे कुछ न सूझ रहा था। खैर, जीजाजी ने उसके जन्मदिन की पार्टी में शहर के सभी अच्छे परिवारों को बुलाया था। आज कोई पसंद आए तो बताना। शहर के सभी हैंडसम नौजवानों को बुलाया है। अरे नहीं जीजाजी, अब कुछ भी मन नहीं करता। इतना प्यार दिया अमन ने कि मन भर गया। जीजाजी ने चुपकी ली तो वह एक झूठा ठहाका लगाकर पलटी ही थी कि अनजाने वेश में एक जानी पहचानी सी आवाज ने हैप्पी बर्थडे कहा तो चौंक गई। मे आई डांस विद यू कब उसके हाथों में हाथ दिया और कब नाचती हुई बाहों में समा गई उसे खुद ही पता नहीं चला। उसने फुसफुसा कर जब कानों में लव यू जान कहा तो जैसे रेगिस्तान पर पहले ओस की बूंद सी ठंडक महसूस हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही शख्स है जिसके साथ उसने एक छत के नीचे एक साल गुजारा है। आज एक घंटे के अंदर उसने अपने बेबाक अंदाज से उसका दिल चुरा लिया। दीदी और जीजाजी इन नवीन बदलावों से अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। तभी अमन ने घुटनों के बल बैठकर एक बार फिर से मायरा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मेरी बनोगी मायरा, अपने घर चलोगी। मायरा यही तो चाहती थी।
अमन के प्यार के इजहार से द्रवित हो गई। धीरे से हामी में सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों अपने घर में थे। बाहर मायरोमन सदन लिखा था। हाँ, यह उन दोनों का घर था। अमन आज जी भर कर प्यार करना चाहता था। ठीक है कि अभी तक उसने परिवार को अपने प्यार के ऊपर प्राथमिकता दी थी, तभी तो खुलकर कदम नहीं बढ़ा सका था, अपने प्यार का सलीके से इजहार तक नहीं कर पाया था। क्या करता आखिर? ऑफिस से सोचकर घर आता कि मायरा के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा, पर माँ के व्यंग्य और मायरा की नाराजगी से टूट जाता। बात करेगा तो बात बढ़ेगी और घर वालों को उनके बीच की दूरियों का पता लग जाएगा। यही सोचकर मन महसूस कर रह जाता। बीवी को ये भी नहीं समझा पाता कि बेगम शादी की है आपसे। पुराने इश्क में दम होता तो शादी करता ही क्यों? मैं तो खाली दिल और जज्बा लेकर जुड़ने आया था, आप ही जुड़ न सकी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हम नहीं जुड़े, या आपने बेरुखी दिखाए। आज दोनों के मन में अपने संवाद चल रहे थे। कुछ मत सोचो, सब भूल कर बस प्यार करो। अमन की यह बात सुनते ही पति की गोद में पड़े लैपटॉप यानी अपनी सौतन को हटाकर वह नजदीक आ गई। सच, पति पत्नी का रिश्ता बेहद अंतरंग होता है। सच कहूँ तो कुदरत भी जोड़ों के बीच आना पसंद नहीं करती। देवबाती के इस संबंध में अंदर ही अंदर प्रेम की अगन होती है जो टू दिलों को रोशन करती है। फिर क्यों लोग उनके बीच झगड़े की आग सुलगाते हैं? शायद लोगों के अंदर असुरक्षा की आग लपटे ले रही होती है, तभी तो प्रेम करने वाले उन्हें रास नहीं आते। बाहरी लोगों से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर नजदीकी रिश्तेदारों के लिए कोई क्या करे? ऐसे दिलजलों की जलन की आग में न जाने कितने नवयुगल अक्सर झुलस जाते हैं। घर में ही समस्या सुलझ जाए तो कोई अलग घर क्यों बसाए? कभी भी आपसी आंधी तूफान से बचाने के लिए अलग आशियाना बनाना पड़ता है, ताकि अपने प्रेम की टिमटिमाती लौ को बुझने से बचाया जा सके। उसे हर हाल में जलाए रखना बस अपने ही बस में है। यही सोचकर दोनों ने फैसला लिया कि अब प्राथमिकता के आधार पर रिश्ते निभाए जाएंगे। तकिए ने अपना स्थान ले लिया था, उनके बीच उसके लिए कोई जगह शेष न रही। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।